अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज 19 जून 2023 पीर का दिन है और हमारा शो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ट्विटर अम, और प्लेटफ़ॉर्म्स पे पाकिस्तान आर्मी एक्ट के ऊपर है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे पास एक बहुत ही अच्छे गेस्ट भी मौजूद हैं जो हमें जॉइन करेंगे, एहसन पीरज़ादा, थोड़ी देर में। बट बिफोर वी बिगिन, खबर तो यानी शो तो मैंने प्लान किया था आर्मी एक्ट के ऊपर और बात इसके ऊपर ही होगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज के रोज़ हफ्ते की शुरुआत में है, जो पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट्स कह लें आप उन्हें, जो जो जाँ भाग हुए हैं इस हादसे में ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनान, यानी बहुत ही एक बड़ा सानहा, एक ट्रेजेडी ये सामने आ रही है। इतने ज़्यादा लोग, पहले तो यही नहीं पता कि कितने लोग हैं जो हलाक हुए हैं इस इंसिडेंट में। इतना ज़रूर पता है कि 12 पाकिस्तानी बच गए। अंदाजे के मुताबिक उस किश्ती पे तकरीबन 700 साढ़े 700 तक लोग मौजूद थे, जिनमें सीरियंस, इजिप्शियंस और लोग थे। ये किश्ती आ रही थी लिबिया से और जा रही थी इटली की तरफ। और फिर ये स्ट्रैंड हो गई कुछ दिनों के लिए। फिर ग्रीक यूनानी कोस्ट गार्ड आए वहाँ से लोगों को बचाने के लिए, अपेरेंटली किश्ती को टो करने के लिए। उसका इंजन नहीं चल रहा था और फिर उसके बाद, उनके आने के बाद, वो किश्ती कैप्साइज हो गई। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर, इस मौजू के ऊपर इस हफ्ता चलता है, आपसे और बात करेंगे। मगर विदाउट एनी डिले, लेट्स ब्रिंग इन एहसन पीरज़ादा, हु इज ए लॉयर with in Pakistan, and he's been quite active in basically looking at the situation जिस तरीके से चल रही है पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई 1 डेढ़ महीने से। 9 मई के जो वाक़यात थे, जो एक अटैक, राइटर्स अटैक जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहता है, उसके ऊपर था। वायलेंस जिसके अंदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स, जिन्ना हाउस जैसे, उनको जलाया गया। एहसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने इतना टाइम लिया। लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। आपने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, आर्मी एक्ट 1952, क्या मायने हैं इसके? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अली। देखिए, किसी भी लेजिस्लेशन को आपने अंडरस्टैंड करना हो तो देखना आपको ये होता है कि किस पर्पस के लिए वो इनैक्ट हुई है। आर्मी एक्ट इन इटसेल्फ मेक्स इट वेरी क्लियर कि ये आर्मी के लिए ही इनैक्ट हुई है, आर्मी की अफेयर्स को गवर्न करने के लिए और आर्मी के पर्सनल्स को गवर्न करने के लिए और उन लोगों को गवर्न करने के लिए जो इनसे मुंसलिक है, यानी कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर जो प्रॉब्ली किसी सेंसिटिव एरिया के अंदर काम कर रहा है, किसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के अंदर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ये लागू होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 1967 के अंदर जनरल अयूब खान ने इसका इतलाक जो है वो आम आवाम के ऊपर भी कर दिया था और एक सेक्शन अमेंड किया था 2D 21D, और उसका पर्पस ये था कि अब इसका इतलाक किसी भी सिविलियन के ऊपर हो सकता है। एंड द ओनली रीजन व्हाई इट डिड वाज दिस वाज के देयर वाज 1965 वॉर के अंदर देयर वाज अ लॉट ऑफ गेन्स दैट वर मेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। अनफॉर्चुनेटली ताशकंद एग्रीमेंट के अंदर कहते हैं हिस्टोरियंस के लॉट वाज लॉस्ट एट द नेगोशिएटिंग टेबल एंड एक अपराइजिंग हो गई थी जिसको कर्टेल करने के लिए दे हैड टू एक्चुअली गो एंड अमेंड इट, ताकि वो लोगों को परसिक्यूट कर सकें, रादर साइलेंस कर सकें या डिसेंट को वो कर्टेल कर सकें। तो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ आर्मी एक्ट एंड हाउ इट एक्चुअली started applying to civilians, which is very unfortunate. तो ये तो एक नटशेल के अंदर इसकी हिस्ट्री आपने बयान की ऐसा। मगर प्रैक्टिकल टर्म्स में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वहां पे तो एक लाकानूनी, अगर कहा, आप लॉयर हैं खुद ही, आई एम सॉरी इफ आई हैव टू से दिस, मगर इतनी लाकानूनियत है कि अगर आज कोई केस जाता है कोर्ट के अंदर, एक सिविलियन केस, एक रियल एस्टेट का केस आप ले लें कराची में फॉर एग्जांपल, तो वो तो 30-35 साल तक चल सकता है। यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर की गुंजाइश, यानी सूरत हाल इज कम्प्लीटली टेरेबल इन पाकिस्तान। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए अपना अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट लिया जाए, अगर लोग कहते हैं कि जी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे आर्मी एक्ट या फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन या और ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशल स्टेप्स, यानी किस तरह और कंट्रोल करें? अगर आपके कोर्ट्स करप्ट हैं, वो फैसले नहीं दे पा रहे, डिसीजंस नहीं आ रही, तो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है जी कि अगर एक चीज खराब है या उसके अंदर कोई नुक्स है, तो या ये हो सकता है कि आप उस चीजों को बेहतर करें, या फिर आप जो चीज ऑलरेडी खराब नहीं है उसको भी आप जो है तबाह करने के दहाने पे ले आए। आर्मी एक्ट के इज नॉट द आंसर। आर्मी एक्ट इज नॉट इवन अ कोर्ट। इसमें एक महरम अली साहब की, महरम अली केस था
98 के अंदर इट बेसिकली केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एंड उसके अंदर ये डिफाइन किया था कि कोर्ट होता क्या है। कोर्ट वो होता है जो आर्टिकल 175 के अंदर, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 202 एंड 203 जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं। सो एसेंशियली आर्मी एक्ट के अंदर जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया, इट इज अ पैरेलल जुडिशियल सिस्टम। You know, a parallel judicial system does not qualify as a court in itself. कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि फंडामेंटल राइट्स को गवर्न नहीं कर सकता, जो एक आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड इन लॉ। तो अगर आप किसी कर्नल साहब को या ब्रिगेडियर साहब को बिठा देंगे जो कि इन्फेंट्री डिवीजन के हैं और वो सियाचिन पे लड़ते रहे हैं, और उनसे कहेंगे जी आप ये लीगल क्वेश्चंस एंड फैक्चुअल एविडेंस को अप्रिशिएट करके जजमेंट पास करें, तो वो चीज नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंडली, आर्मी कोर्ट के अंदर जो जजमेंट होती है उसमें ये होता है कि इट इज गिल्टी। देयर इज नो लंबी चौड़ी रीजनिंग। आर्टिकल जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है हमारा, आर्टिकल सेक्शन 24A है, जिसमें बताते हैं कि गवर्नमेंट का कोई फंक्शनरी ऑर्डर पास करता है, उसके अंदर मेरिट्स होते हैं, उसके डीमेरिट्स को डिस्कस करता है। सो द थिंग इज दैट आर्मी कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स in true sense of the word. In the constitutional sense of the word court, they cannot be described as court. So क्या हम लोग सिविलियंस को उस जगह पे सब्जेक्ट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। देखिए, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमारे जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वो इंश्योर करते हैं। आपको एविडेंस पेश करने का मौका मिलता है, आपको जिरा करने का मौका मिलता है, आपके हाई कोर्ट के अंदर आपके पास अपील है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज नॉट हियर। यहाँ तो एक आर्मी चीफ जो आपका आर्मी कोर्ट फैसला करती है, और उसकी जो नैरो सी ग्राउंड की बेसिस के ऊपर वो आर्मी कोर्ट ऑफ अपील के पास जा सकती है, एंड दैट्स इट। उसके बाद हाई कोर्ट वेरी नैरो ग्राउंड्स के ऊपर उसको इंटरप्रेट कर सकता है या उसको रिव्यू कर सकता है, वो भी रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपील के अंदर नहीं। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है। अपील के अंदर आप अपील को कहते हैं कि इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर केस, यानी कि आप कुछ भी आर्ग्यू कर सकते हैं। व्हेयरएज जो रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर, यू नो, इट बिकम्स अ वेरी नैरो एम्बिट। सो essentially my argument is that, you know, something which is blatantly illogical cannot be supported. You know, I'm sorry, Ali, I'm taking time because I think this is a very important subject that no one is speaking about, and rightly so. You know, हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, but you know, it's important to lay this out. देखिए, the thing is that we have already surrendered a lot of space, a lot of political space, a lot of other space. हम अपने लॉ को अमेंड करें, उसको रिफॉर्म करें, इदारों को बनाएं, बजाय इसके कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशंस पास करें कि सिविलियंस को हैंड ओवर कर दिया जाए आर्मी के पास। आई मीन, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, यू नो। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हों और हर बंदे को और ये तफरीक भी करें कि जिन लोगों ने एक्ट ऑफ वायलेंस कमिट किया है वो कैसरे किरदार तक पहुंचाए जाए, उनको सजा मिले, बिल्कुल। लेकिन सिविलियन कोर्ट्स के अंदर, एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर, दे हैव काउंटलेस पावर्स टू भाई वो सिविलियन सेंड कोर्ट देम टू प्रिजन। सिविलियन कोर्ट तो भाई आप अपना बात सुने, अपना ऐसा काउंटर आर्गुमेंट है, सिविलियन कोर्ट्स फेल हो चुके हैं, वो डिस्पेंस ही नहीं कर पा रहे जस्टिस कानून, यानी तो फिर किस तरीके से? तो इसके अंदर तो इंटरवेंशन बनती है क्या? फिर जिरगा का जो कॉन्सेप्ट है, पीस अमन कमिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास तो यानी कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कॉन्डक्ट टाइप की चीज है ही नहीं लीगल सिस्टम के अंदर, क्योंकि इतनी मौजूद है इसके अंदर। appreciate your question, but आपको पता है जिरगों के अंदर काराकारी भी होती है। वो कहते हैं मार दो इसको, पत्थरों से संसार कर दो। जिरगों की ये भी जजमेंट्स है। तो क्या हम लोग, क्या जिरगे की, क्योंकि वो जल्दी डिस्पेंस करता है जस्टिस, तो क्या हम लोग संसार करना शुरू कर दे लोगों को? इसी तरह आर्मी एक्ट इज made under the army courts are made under the army act, and official secret act का मतलब ये है कि वो बंदा अगर एहसन पीरज़ादा जाके तस्वीरें खींचता है किसी बेस के अंदर, या फिर आर्मी के साथ मेरा तल्लक है और मैं जाके किसी गोल्फ कोर्स के ऊपर किसी फौजी के साथ दोस्ती करता हूँ और उससे किसी तरीके से बिला फुसला के सेड्यूस करके मुल्क के खिलाफ करना शुरू कर देता हूँ, तो फिर तो मैं उस एम्बिट में एस्पियोनेज के अंदर और बाकी सारी चीजों के अंदर धरा जाऊंगा और ऑफिशियल सीक्रेट मेरे अट्रैक्ट हो सकता है। बट पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक ऐसे ही है जिस तरह आप किसी जनरल साहब का कोर्ट मार्शल की जगह आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट के अंदर आप वो ट्रायल करना शुरू कर दे। इट डजंट मेक एनी सेंस। पॉलिटिकल एक्टिविटी, नो मैटर हाउ बैड इट इज, कितना ही गलत क्यों ना हो, उसके लिए एक प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड है, और कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कोई भी नहीं है। ना किसी को एज अ लॉयर हम लोग अलाउ कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें। हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वेयर डेवलपिंग कंट्रीज वी हैव 2 मिलियन केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट्स, ठीक है जी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत छोटा सा कोर्ट है, इसके अंदर भी 40,000 केसेस पेंडिंग है। तो अब क्या करें, हमें डिजिटलाइजेशन के पास जाना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंटेरियंस को बैठना पड़ेगा सर जोड़ के और इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सीपीसी हमारा 1908 की है, उसको अमेंड करना पड़ेगा, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो पॉलिसी इश्यूज है ना जी, पॉलिसी इश्यूज, पॉलिसी फेलियर्स, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट जो भी हो चुकी है, ज़िया साहब से लेके और जनरल मुशर्रफ साहब से लेके और जितनी भी पुरानी गवर्नमेंट मिलिट्री इंटरजेक्शन रह चुकी है और सिविलियंस को मिला के, दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर। आपको आगे जाना पड़ेगा, दैट्स द ओनली वे आप बिजनेस में। आई वाज टॉकिंग टू समवन हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, वो कहता है यार अगर मेरे खिलाफ केस हुआ तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा यार आई एम सॉरी बट केस अगर हुआ तो देयर इज नो सर्टेनिटी, बहुत टाइम लग सकता है आपको डिसाइड करने में। तो ही वाज लाइक व्हाई डू आई कम एंड इन्वेस्ट इन योर कंट्री देन। इट्स अ क्वेश्चन दैट एज अ लॉयर आई डोंट हैव एन आंसर टू, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें एनवायरमेंट रिफॉर्म्स चाहिए, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, but that again is a different subject. It has nothing to do with fundamental rights and enforcement of fundamental rights, because आर्मी एक्ट के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, एंड वी कैनॉट अलाउ एनीवन नो मैटर व्हाट ही इज, फंडामेंटल राइट्स आपके सिविलियन कोड्स के अंदर प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, फंडामेंटल राइट्स आपके आर्मी कोड के अंदर प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। इसका मतलब है इट्स नॉट इशू और क्वेश्चन ऑफ कोड्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द सिस्टम कि रिगार्डलेस के वहां पे कौन सा सिस्टम मौजूद है, किसी में भी फंडामेंटल राइट्स लगता है नहीं प्रोवाइड किए जा सकते। अली you have a point. I mean, quite frankly speaking, अगर देखें अगर हमारा सिस्टम इतना केपेबल होता तो 2015 में एपीएस के बाद हमारे एंटी टेररिज्म कोड्स तो मौजूद थे, एंड हमें तब भी हमारे पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, सारों को इकट्ठे होकर सबने डिसाइड किया कि आर्मी एक्ट को हम अमेंड करेंगे, और 2015 से हम लोग लेके 2017 तक सनसेट क्लॉज जरूर डाल दिया था। आइंदा के बाद जो भी टेररिस्ट पकड़ा जाएगा एपीएस के हमले के बाद, हम लोग सारों को आर्मी कोर्ट के थ्रू ट्रायल किया जाएगा। अब उसको हम लीगली क्वेश्चन कर सकते हैं whether ये ठीक था या गलत था, बट एक फंडामेंटल चीज तो एस्टैब्लिश होगी कि आपके सिस्टम्स के अंदर कमियां हैं जिसको हम लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं डिफरेंट मेजर्स के साथ, जो कि शायद मेरी नजर के अंदर गैर कानूनी है। अब ये वही वाला आर्गुमेंट है कि अगर एक सिविलियन हुकूमत करप्ट है तो क्या उसको हटा के आर्मी जनरल को बैठा दिया जाए? नहीं, that is illegal, unconstitutional. So we cannot and entertain arguments which are ultra vires to the constitution. इसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं है। हम तनकीद कर सकते हैं सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर, हम तनकीद कर सकते हैं जजेस के ऊपर और वकीलों के ऊपर, जो जजमेंट्स के ऊपर लेने के मास्टर्स होते हैं हम वकील, ठीक है जी। तो हम सब पे तनकीद कर सकते हैं, बट if we cannot say कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है उसको हम सपोर्ट करना शुरू करें, not the right way to go about things in my अच्छा, फाइनली you've been a lawyer बहुत साल, यानी over 13 years, 12-13 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ पाकिस्तान के अंदर। एहसन, जो करंट सूरत हाल है, यानी ह्यूमन राइट्स की, सिविल राइट्स की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो स्पेस की आप बात कर रहे थे, क्या आपने ऐसी सूरत हाल पहले देखी अपने करियर में, अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में? It's very sad. I've represented a lot of political figures in the recent 1.5 months. एंड अगर आप एमपीओ का आप देख लें, एमपीओ का ऑर्डर पास होता था, इट वाज सेट असाइड, जेल से जैसे बंदा निकलता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। दूसरे केस में उधर से पे डिक्लेयर इलीगल होता था तब गिरफ्तार कर लिया जाता था। व्हाट मैसेज आर वी सेंडिंग? हम क्या, किस लाकानूनियत का मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं कि अब इस मुल्क के अंदर कानून एग्जिस्ट नहीं करता? सो यस, इट्स वेरी सैड, एंड एज अ लॉयर यू फील बर्डन टू वेयर दिस कोट एट टाइम्स, बिकॉज हमारी इज्जत हमारे कोर्ट्स के साथ, अगर हमारी कोर्ट्स की आदत ऑर्डर्स मानना छोड़ दिया जाए, उनको ट्रैम्पल करना शुरू कर दिया जाए, या उनको एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑपरेट एज लॉयर्स। बट दैट डजंट मीन कि आप मैदान छोड़ के आप निकल जाओ। इसका मतलब ये है कि नाउ इज द टाइम कि आप खड़े हो रूल ऑफ लॉ के लिए और आप बोलो, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस आप सही इखलाक के दायरे में रहते हुए कानूनी बातें आप करो और लोगों तक ये बात तो भाई कौन बोलेगा? यहाँ पे तो कोर्ट एक रूलिंग दे रहेगा कि इनको छोड़ दो इन बंदों को, वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं, उनको दोबारा पकड़ के अंदर कर देते हैं, तो कौन बोलेगा? हम बोल रहे हैं ना जी, इट्स नॉट इजी बट बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। एंड अगर एक बंदा, अभी देखे ना जिब्रान नासिर को वाज पिक्ड अप बट इज रिज्यूम्ड, लतीफ कोसा साहब के साथ क्या हो रहा है। इसी तरह कल रात को हमारे कॉलीग को इसी तरीके से लाहौर से कनाल रोड से उठाया गया था। बट डज दैट मैटर? इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर बिकॉज जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक बंदा उठेगा, पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है और पाकिस्तान के लोग इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, और किसी को अगर लगता है कि सिर्फ उन्हीं को प्यार है इस मुल्क से, तो वो बिल्कुल गलत बात है। हर बंदे की अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है, बट नॉनदलेस हम सारे बिलीव इन
we believe in this country, and we're willing to make the sacrifices, whatever that might be actually, so बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे, कुछ डरे हुए हैं, but मैं ये बता दूं कि Vigo has been upgraded to Revo. It's a new car. It's still a Dala, but it's very comfortable, so don't worry too much, and everything is going to be fine. Well, I hope you don't find yourself at the back or front of any of these cars, pickups, in the future now or kabhi bhi, unless you want to. और मगर ये गाड़ियाँ ही बहुत महंगी हो गई हैं बहुत सारे लोगों के हाथ से, यानी रीच से निकल गई हैं गाड़ियाँ पाकिस्तान में, मगर हर किसी के नहीं. Thank you so much. I'm really sorry, just one quick final remarks. इस मुल्क का हल पॉलिटिकल सेटअप के पास है. हर बंदे को, हर इदारे को इकट्ठा होना पड़ेगा. We are in a very terrible situation. I know this has nothing to do with the law in general, but everyone needs to play their part. If anyone thinks that by supporting military courts or XYZ figure or gentleman in power or in any organization and institution, is sadly mistaken, because ye hum dekhe, we're in a vicious cycle. Every party has to go through this after 4 or 5 years. Enough is enough. I mean, if you want to progress, everyone needs to come together on the negotiating table and make a charter of democracy, sign, expanded charter of economy, and charter law को violate नहीं करेंगे, हम नहीं करने देंगे. और as per law हम human right और सबसे जो important fundamental right है, right to dignity, उसको violate नहीं करेंगे, चाहे वो जेल के अंदर हो, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो. I know this is a very idealistic position, but we have to make these people realize that enough is enough. We have to take charge. The young generation needs to take charge. So I really hope with this note that those who are willing and actually listening to your show would take a stand and say the right things and bring the temperature down, because that's the need of the hour. Everyone has the right to live in dignity. Thank you so much, Ehsan, आपके comments और आपका experience और जो experience रहा है पिछले 1.5 महीने के अंदर, जो आपकी कोशिश और struggles रही हैं. Thank you for that. Keep speaking और ये आप इस issue को उठाते रहें. Ehsan Pirzada, lawyer, was just mentioning dignity के बारे में बात कर रहे थे, इज्जत के बारे में बात कर रहे थे. तो जाते जाते हम उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से जिन्होंने नकल मकानी की और फ्लाइट लेके इजिप्ट गए, उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता लिबिया की तरफ किया, और लिबिया में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक $6,000 एक बंदे ने देके उस किश्ती पे चढ़े. यही नहीं पता कितने लोग थे, एनीवे बिटवीन 500 से 750 का फिगर आ रहा है. और फिर इस उम्मीद में कि वो इटालियन कोस्ट, इटली की तरफ लिबिया से वो पहुंचेंगे और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ. उनकी जिंदगी ख़त्म हो गई मेडिटरेनियन में जब वो किश्ती डूब गई. तो ऐसे कितने और नौजवान हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके पास जस्टिस नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, और उनके पास उम्मीद नहीं है कि आगे क्या होगा उनकी ज़िंदगी में. तो ये ना सिर्फ ये आर्मी एक्ट है, ना ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये लोगों की ज़िंदगियों की बात है जो बहुत मुतासिर हुई हैं. और इसी के साथ आप ये प्रोग्राम दोबारा देख सकते हैं. सब्सक्राइब करें youtube.com/LetAli Show You, हमारा शो है. एंड वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया. टेक केयर.